नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, आज शहीदी दिवस है और आज से 105 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अंग्रेज़ों ने रात को ही उनको फांसी पे चढ़ा के उनके जो अंतिम संस्कार है वो सतलुज नदी के किनारे पे कर दिया था। उस दिन से लेके आज तक हर साल हम शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को, उनके साथियों के विचारों को फैलाते हैं, उन पे बात करते हैं और ये मुझे लगता है जब तक कुदरत रहेगी या जब तक हम सब रहेंगे तब तक उनके विचारों पे बात होगी। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी ने, चूँकि उनको यशपाल जी से भी मिलने का अवसर मिला है, बहुत सारे क्रांतिकारियों से वो जीवित रहते उनसे मिले हैं, तो आज शहीद आजम की जो विचारधारा है उस पे किस तरह का संकट खड़ा हो गया है या उसकी क्यों आज की परिस्थितियों में ज़रूरत है, इस बारे में उनसे हम बात करेंगे। कॉमरेड साहब जी, अभी देखिए, भगत सिंह को तो सब याद करते हैं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो या वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। आज के दिन तो इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं जो ये भगत सिंह जी के विचारों से सहमत ना हो। वो लोग भी भगत सिंह जी के विचारों पे फूल चढ़ाते हैं तस्वीरों पे, जिनका भगत सिंह जी से कोई लेना देना ही नहीं या अंदर से वो उनसे प्रेम ही ना करते हों। तो ये जो शहीदी दिवस है, इस सवाल के साथ मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि क्या वास्तव में अब चूँकि आज़ादी को भी इतने साल हो गए हैं, भगत सिंह जी की शहादत को ही 105 साल हो गए, तो हमें भगत सिंह जी की ज़रूरत है ही क्यों? मतलब क्या समाज को उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है या समय के साथ उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं? तो आप बताइए इस बारे में। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों की तरफ से भी और अपनी दोनों की तरफ से उन तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लाल सलाम करते हैं, जिन्होंने आज के दिन अपनी शहादत दी और जिसको कहते हैं कि भाई हंसते हंसते फांसी पे चढ़ना। तो कल एक नाटक गांव में, मायना गांव में किया, उसका नाम था छिपने से पहले। अच्छा, जैसे सूरज छिपता है उससे पहले, तो उनकी शहादत को छिपना कहा गया। उससे पहले का जो उनका जेल का समय है, ठीक पहले का, वो उस पर आधारित नाटक है और उसमें जो व्याख्या की गई है भगत सिंह के विचार और व्यवहार की, केवल विचार नहीं, व्यवहार भी, वो ऐसी व्याख्या है जिसको बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते या छिपाते हैं उसको। वो है उनका जो अंधविश्वास, जातिवाद का जो विरोध है, और वो उन्हीं के कोठड़ी में जो सफाई कर्मचारी आता था, जाहिर है वो वाल्मीकि था, अभी भी ज़्यादातर सफाई करने वाले, वैसे तो ये 21वीं सदी में, लेकिन अभी भी मैनुअली होता है, मैनुअली वो करना, प्रतिबंध के बावजूद या शिविरों में घुसना, उन्हीं वही तबके कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है कि उसके लिए भी उतना ज़्यादा आधुनिकीकरण नहीं हुआ, इंसानी मूल्यों का तकाजा है ये, लेकिन वो उनके साथ उसका लगाव हो गया भगत सिंह का, और वो उनके बीच का जो विमर्श है वो इस हद तक पहुंच जाता है कि वो बोगा उससे पूछता है कि भाई फांसी तो तुम्हारी नहीं टली, लोग तो सारे ये दुआएं कर रहे हैं बाहर, जेल के बाहर, के तुम्हारी फांसी टल जाएगी, पर टली नहीं। और
कांग्रेस के बड़े नेता बात भी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स से। बोला मेरे को तो बहुत आशा थी लेकिन टली तो नहीं, पर चल अब एक बात तो बता दे भाई, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो वो बोला मैं जाने से पहले तेरे हाथ की बनी हुई रोटी खाना चाहता हूँ। तो उसने ये कहा मेरे हाथ की रोटी खाने से तो पाप लग जाएगा। तुम बोले नहीं, कुछ पाप नहीं लगता, इंसान इंसान एक है। और ये बात छुआछूत और इस तरीके के जात पात के जो भेद हैं वो आज भी मौजूद हैं। इसके बावजूद के गुरु नानक देव जी ने ये कहा, जो गुरबाणी में भी है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ये संदेश जो है इसके ऊपर चलना, मुंह से तो रट के कोई बोल सकता है, लेकिन उस नाटक में इसको उभारा गया इस बात को। और दूसरा, आप ठीक कह रहे हो कि जो उनसे सहमत नहीं हैं लोग, वो भी उनका नाम लेते हैं, वो भी उन पे फूल चढ़ाते हैं। एक तरह से भगत सिंह और दूसरे शहीद साथियों की जो शहादत की जो विरासत है उसमें इतनी ताकत है कि कोई उसका विरोध नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात सही है कि ये भगत सिंह और दूसरे शहीदों की भी कही हुई है कि आप शरीर को मार सकते हो, विचार को नहीं मार सकते। वो नहीं मरता जी। लेकिन अपने यहाँ कोशिश ये हो रही है कि उसके विचार को निकाल लिया जाए और जो खोल है वो तस्वीर लगा लो, या उनका जो नाम है, या कहीं पे बुत लगा लो, लगा हुआ है, उस पे सब जाते हुए मिल जाएंगे। बल्कि बड़ी हताशापूर्ण उनकी चेष्टा होती है कि वो उसको कोप्ट कर ले, मतलब उसको हथियार ले विरासत को अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। इस चीज़ की होड़ है। तो इसका मतलब उस विचारधारा में और विचार में इतनी ताकत है कि उसकी प्रासंगिकता जो है वो बढ़ रही है। जो आप कह रहे हो कि भाई आज भी उसका प्रभाव इतना गहरा है कि हम खुद अनुभव कर रहे हैं। कि आप ये देख लो, मेरे ख्याल में हर साल ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे शहीदी दिवस और उनका जन्मदिन भी, कई कई जगह तो एक एक हफ्ते तक कार्यक्रम चलते हैं। तो प्रासंगिकता बढ़ी है उसकी। और जो सबसे ज़्यादा दो नारे वो लगाते थे जब मुकदमा चल रहा था, अदालत में भी जज के सामने लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दो नारे थे। अब इनकलाब जिंदाबाद तो इतना लोकप्रिय नारा है कि लोग ये मानते हैं भगत सिंह का ही दिया हुआ है। ये बात सही है कि भगत सिंह ने उसको लोकप्रिय किया, लेकिन हसरत मोहानी जो थे फ्रीडम फाइटर, उनका दिया हुआ है। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और लेखक भी थे, गज़लें भी लिखते थे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद, ये उन्हीं की है, उन्हीं का ये नारा भी है। अब ये नारा लोकप्रिय भगत सिंह की वजह से हुआ, और जो लगाने वाले हैं वो भी, मैं तो कई बार कहता हूँ कि भाई इसको समझने की कोशिश करो, इनकलाब किसको कहा गया है, इसका अर्थ क्या है जिंदाबाद इनकलाब। ये है एक व्यवस्था परिवर्तन की बात, जो जिसका ये नारा प्रतीक है, और जिसके प्रतीक भगत सिंह और उनके साथी हैं। वो समाज परिवर्तन, जाहिर है कि एक बुनियादी परिवर्तन की बात है, जिसके अंदर कोई देश दूसरे देश का शोषण ना करे, कोई आदमी दूसरे आदमी का शोषण ना करे, और किसी भी तरह का भेदभाव ना हो,
और उन्नति और विकास के सबको बराबर के अवसर मिले। ऐसी व्यवस्था को लाने को ही इनकलाब कहते हैं, क्रांति कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। इस पे कम समझ है लोगों की, नारा लगाने वालों की भी। और दूसरा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद वाला जो है, साम्राज्यवाद उस समय पर जिस तरीके से दुनिया के ऊपर राज करके और उसको लूट रहा था, और लूटने से ही फल फूला हुआ वो जो बड़े पूंजीवादी देश हैं, उपनिवेशवाद के माध्यम से ही तो लूट की उन्होंने। उस टाइम पर वो कहीं पर अंग्रेज थे तो कहीं पे पुर्तगाल के थे, तो कहीं स्पेन वाले थे, कहीं अमेरिका वाले थे, कहीं जापान वाले थे, कहीं फ्रांस के थे। और बाद में जब सारे मुल्क आज़ाद हो गए तो हर जगह के शहीद हैं, क्योंकि आज़ादी किसी ने अपनी इच्छा से तो दी नहीं। सही बात है। वो तो छीननी पड़ी और उनको भगाना पड़ा। लेकिन अब भी वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं अपनी खुद मुख्तारी के साथ, और अपने संसाधनों से और आयात निर्यात से ऐसा विकास कर पाएं जो अपनी ही जनता की इच्छाएं और आकांक्षाओं की पूर्ति करे। उसके बीच में आज भी साम्राज्यवाद एक रोड़ा है जी। बिल्कुल ताज़ा उदाहरण देखें तो अमेरिका, इजराइल जिस तरीके से ईरान पर हमले कर रहे हैं, वो एक जीता जागता उदाहरण है कि वो किस बात के लिए वो कर रहे हैं, कि वो वहाँ के तेल को कब्जाना चाहते हैं। लेकिन जो विचार की ताकत है, उसके बारे में भगत सिंह भी बहुत विस्तार से लिखते हैं कि केवल डंडे के बल पर या बंदूक के बल पर राज नहीं किया जाता, राज वैचारिक वर्चस्व स्थापित करने से भी किया जाता है। हाँ, उनकी इस राय को कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत ज़्यादा माना है। हाँ हाँ, तो वो वैचारिक परिवर्तन कर रहे हैं। तो एक वातावरण निर्मित करना कि जो विदेशी शासन है उसको भी औचित्य प्रदान किया जाए, जैसे उन्होंने बहुत मेहरबानी की है हमारे ऊपर राज करके और हमें बहुत उन्नति प्रदान की है। ये इसको मतलब सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वर्चस्ववाद कहते हैं, हेजेमनी। उसमें बहुत बड़ी ताकत है। तो ये प्रासंगिकता इसलिए है, अगर वो मान लो साम्राज्यवाद की नज़र आज ईरान और वेनेजुएला के तेल पर है, तो उतनी ही नज़र भारत की खेती और यहाँ के उद्योग पर भी है। ये जो हाल में समझौता हुआ, ट्रेड डील हुई, उससे साफ जाहिर है कि वो एक तरफा तौर पे है। वो अगले खुद ही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है अमेरिका की कृषि के लिए भी और वहाँ के उद्योग के लिए भी। तो साम्राज्यवाद अब केवल व्यापार के माध्यम से ही नहीं, अगर तो कोई मतलब भारत ने तो खुद ही उसको स्वीकार करके और स्वागत कर दिया, लेकिन ईरान तो लड़ रहा है। तो ये मतलब तो कह रहे थे 2 दिन में खत्म कर देंगे, अब मेरे ख्याल से 20-25 दिन नहीं, तो कितने दिन। और आप ये देखिए ना, ये सवाल कई बार आज भी उठ जाता है कि भाई क्या मतलब ईरान को हरा देंगे वो? आज तक वो किसी को नहीं हरा पाए हैं। कितना ही नष्ट कर दिया होगा किसी देश को, हरा नहीं पाए। आप चाहे वियतनाम देख लें, आप चाहे अफगानिस्तान देख लें, आप चाहे मतलब और दूसरे देश देख लें, कितने ही दर्जनों उदाहरण हैं, हरा नहीं पाए वो उनको। ईरान जब तक लड़ रहा है तब तक उसकी हार नहीं है। और नैतिक आधार पे देखा जाए तो अमेरिका, इजराइल की हार हो चुकी है। अब वो उसके ऊपर मतलब उसको ध्वस्त कर देंगे पूरी तरह से। हो सकता है उसमें वो सफल हो जाएं तो भी उनकी जीत नहीं मानी जाएगी। ये एक बात आप कह तो खैर, जो संघर्ष करने का जो ताल्लुक है वो इसमें है। तो मतलब शहीदों की जो हमारी विरासत है
उसको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब याद कर रहे हैं कि उनको साम्राज्यवाद से और जो अपने ही देश की जो शोषण करने वाली व्यवस्था है उससे मुक्ति पाने की इच्छा जाग रही है। इसीलिए वो मैंने एक दिन पहले भी सुनाया था कि आज कल में हम तुम्हें भूलने वाले ही थे, आज कल में हम तुम्हें भूलने वाले ही थे, आज कल में क्यों तेरी यादों का मौसम आ गया। ये इसलिए है, अभी आप देखो 8 अप्रैल 1929 को हमारी जो सेंट्रल असेंबली है, इसको सेंट्रल असेंबली कहते थे, अब तो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो गोल वाली, उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, आवाज़ करने वाला बम। और उसका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेज सरकार ने 2 बिल पेश किए थे, एक का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अब अगर उसकी तुलना करने लगे तो जो अब ये 4 लेबर कोड हैं, ये पूरे श्रम कानून जिनका 150 पौने 200 साल तक लड़ाई लड़के अर्जित किए थे श्रमिक वर्ग ने, मेहनत कश ने, चाहे वो काम के घंटे हैं या उनकी नियुक्ति के और सुरक्षा, सेवा सुरक्षा जिसको कहते हैं, या वेतन का जो कानून है, या आप ये लगा लो कि उनकी जो अन्य जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं बोनस के रूप में, या आप कह लो उसको ग्रेच्युटी के रूप में, वो बहुत सारे लेबर लॉज हैं जो अधिकार के रूप में हासिल किए थे, उनकी जगह 4 लेबर कोड ले आए जो फिर से बंधुआ मजदूर बनाने जैसा एक रास्ता साफ करते जा रहे हैं। तो अगर उस टाइम पर 1929 में जब उन्होंने ये महसूस किया था कि भाई इसका विरोध दर्ज करवाना ज़रूरी है, जबकि उनको ये भी पता था कि जब हम वहाँ पकड़े जाएंगे तो वहाँ भी तो इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तो उन्होंने समर्पण किया। तो ये पता था कि जो सैंडर्स का हत्या हुई थी उसका मुकदमा भी अब तुम्हारे ऊपर चलेगा, क्योंकि वो पकड़े नहीं जा रहे थे। और लाहौर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग से किसी, हाँ, और जो चला भी फिर वो मुकदमा उनके ऊपर। लेकिन ये भी तो बिल्कुल आज की ही बात है ना, जो लेबर कोड वाली है। अगर इसको देखने लगे, उससे तुलना करने लगे, तो वो तो विदेशी शासन था, आज तो अपने देश का शासन है। लेकिन वो भी पूंजीवाद था, ये भी पूंजीवाद है, तो उसके लक्षण और उसका आचरण एक जैसा है, ये समझने की बात है। दूसरा मेरे को ये लगता है कि जब हम भगत सिंह और उनके साथियों की बात करते हैं तो जाहिर है कि उनकी जो मुकम्मल तौर पर जो शख्सियत है, बात तो उस पे होनी चाहिए। ठीक है। और शख्सियत उनकी ये जो है, यानी मुझे एक बात याद है, किसी ने कहा था कि भाई भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, शहीद तो सब हैं जी, भगत सिंह का नाम ज़्यादा क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि उन्होंने वैचारिक नेतृत्व प्रदान किया उनको। और फिर एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे महिलाएं माला जो पहनती हैं गले में, तो उसमें मणके होते हैं, मणिये, और एक यहाँ पर नगीना होता है जो नाम पीछे ज़्यादा सुंदर होता है बाकी मणियों से। लेकिन वो बाकी मणियाँ ना हो तो वो अकेला सुंदर नहीं होता है। तो वो मणिये और जो नगीना है वो आपस में मिल के एक सुंदरता पेश करते। इसी तरह भगत सिंह वो नगीना है जो विचार का नेतृत्व दे रहा है उनको, या शिव वर्मा दे रहे थे, वो भी एक वैचारिक नेतृत्व ही प्रदान करते थे। तो इस चीज़ को अगर देखने लगे तो
भगत सिंह की जो अध्ययनशीलता है, आप उस टाइम पे ये अंदाज़ा लगाओ ना कि भाई ये पुस्तकें जो क्रांति से संबंधित थी, फिर चाहे वो फ्रांस की क्रांति है, चाहे रूस की क्रांति है 1917 की, उसने पूरी दुनिया में एक रोशनी फैलाई और उससे संबंधित साहित्य, उसके ऊपर प्रतिबंध भी बहुत थे, फिर भी कैसे पहुंचा? अपनी चॉइस की किताबें, द्वारिका प्रसाद लाइब्रेरी से आता था उनके पास, वो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से जो मंगाते थे अपने भाई को चिट्ठी लिखकर। और बहुत सारी तो किताबें ऐसी थी जो उस समय भी, चाहे बेशक सेंसर होती हों, लेकिन दे तो देते थे उनको वो। मैं जब जेल में था 9 किताबें मेरा भाई लेके आया, मैंने मंगाई थी, और वो मैं पूछता ही रह गया। आखिर में बोले जी सेंसर हो रही हैं, सेंसर करके दे देंगे। और उसके बाद पता ये चला कि सेंसर होने चंडीगढ़ चली गई चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, और वापस कभी आई? चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, उसकी कॉपी अभी भी मेरे पास है, कभी जवाब ही नहीं आया। अंग्रेज़ों के टाइम भी उनकी जो भगत सिंह की जो विचारधारा और उस टाइम पर जो आज़ादी के आंदोलन की ऊर्जा इतनी तेज थी कि अंग्रेजी शासक भी रोक नहीं पा रहे थे, उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए वो जाती थी। अब ये देखो भाई 23-24 साल का नौजवान उन किताबों को पढ़ रहा है जो उस समय के दर्शन से जुड़ी हुई किताबें, इतिहास से जुड़ी हुई हैं, विज्ञान की किताबें हैं, मार्क्सवाद की किताबें हैं, समाज शास्त्र की हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी जो ताकत थी वास्तव में, जो जिसने मतलब उनको फांसी के तख्ते तक लेके गई जो ताकत, वो ताकत उनके ज्ञान की और अध्ययन करने की ताकत थी, जिसको उन्होंने प्रैक्टिस में लागू करने की कोशिश की। ये चीज़ असल में दबाई जाती है और छिपाई जाती है। आज के शासक भी इस चीज़ से डरते हैं, लेकिन जो उनका दूसरा रूप है बहादुरी का, पिस्तौल हाथ में दिखाने का, जैसे वो जो है केवल हिंसा से ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना, वो हिंसा से कोई लक्ष्य प्राप्त, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है कि वो स्कॉट को मारने गए थे जो थाने में से निकलता था उस टाइम के ऊपर, क्योंकि उनको ये था कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां स्कॉट ने मरवाई और बाद में लाला जी की मृत्यु हो गई, तो वो बदला लेने के लिए करना चाहते थे। सैंडर्स निकल के आ गया पहले मोटरसाइकिल पे, तो वो मारा गया। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हमारे हाथों से किसी का खून बहा होगा तो हमें उसका अफसोस भी है, और ये भी कहते हैं वो खून का बहना ऐसा ही है जैसा डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए भी कुछ खून निकलता है, इस तरह उसको देखा जाना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि क्रांति की जो धार है वो तो विचारों की जो तलवार है, वो विचारों की शान के ऊपर ही तो तेज होती है ना, ये उन्हीं का कहा हुआ है। तो कितने ही जो भगत सिंह के लिखे हुए लेख या उनकी जो उनके साथियों के लिखे हुए लेख वो बाद तक भी मिल जाते हैं। अभी मैं जैसे ये आज का ट्रिब्यून अखबार है ना, इसमें ये भगवान जोश जी हैं, प्रोफेसर हैं JNU के, उन्होंने ये लेख लिखा है, वाई भगत सिंह वॉज नॉट ए मार्क्सिस्ट थिंकर। मतलब यानी वो मार्क्सिस्ट थे लेकिन वो थिंकर क्यों नहीं थे, ये इसके भीतर उसकी बारीकी से अध्ययन किया गया। और बिल्कुल वो जो वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस नाम का लेख उनका जेल में ही लिखा हुआ है। ये तो सबको, यह काफी पुराना है हालांकि पेंट, मेरे पास नया भी है। हाँ, लेकिन इस पुराने को मैं छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन मैं हमारे दर्शकों से मतलब कहना चाहूँगा, हाँ, ये इंग्लिश में तो है वाई आई एम एन एथिस्ट, और हिंदी में है मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो ये अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, बच्चों को पढ़वा दीजिए, क्योंकि आज के दिन इस लेख की सर्वाधिक जरूरत है जी। संदर्भ तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अंधविश्वास का और इन बाबाओं का जाल इस देश में फैल चुका है ना जी, ये हमें आगे की बजाय है ना पीछे ले जा रहा है।
और उस समय ये 23 साल के एक युवा का लिखा हुआ लेख है। अगर कोई भी युवा साथी इसको पढ़ लेता है वो कभी भी जिंदगी में अंधविश्वास की तरफ जाता ही नहीं जी। ये इतना अच्छा लेख है। बिल्कुल सही बात है, हमने यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा था। और ये इस किताब के साथ ना ये बिल्कुल जर्जर हो चुकी, 1 रुपया कीमत है इसकी, यहाँ लिखी हुई है। और मैं नेट पे भी मिल जाता है ये, कहीं भी आप अगर इंटरनेट पे PDF मिल जाएगी। इंटरनेट पे भी खूब है, अब तो नई कॉपी भी मेरे पास है। इससे तो वैसे लगाव हो रखा है इसलिए साथ रखता हूँ। ये अमरजीत चंदन है, पंजाबी के बहुत लोकप्रिय कवि हैं। उन्होंने ये लेख 1979 में मतलब खोज करी, डिस्कवर किया या खोज की लगा लो। अब 1930 का लिखा हुआ लेख और 79 में जाके वो पंजाबी में उसका ट्रांसलेशन हुआ है और उसके बाद वो हिंदी और दूसरे उनमें निकला। उनको कहाँ से मिला जी चंदन जी को ये? उनको मेरे ख्याल में आर्काइव से मिल गया होगा शायद, क्योंकि वो लंदन में रहते हैं। तो आज भी मेरी बात हुई थी, क्योंकि इन्होंने ना जो भगवान जोश जी हैं, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अमरजीत चंदन ने 1979 में इस लेख की खोज की थी। तो खैर मैंने इसलिए उनको ये इसकी आर्टिकल की कॉपी भेजी थी आज। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर वो पूरा तर्कशीलता से बात करते हैं कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब नास्तिक क्यों हूँ, तो मुझे अहंकारी ना समझा जाए कि मैं किसी चीज़ को मानता ही नहीं, अपने को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोचता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है। तर्क की वजह से मैं कन्विंस हुआ हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसको ये कहते हैं उनकी कोई ऐसी अलौकिक ताकत है जिसकी वजह से पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो कह रहे हैं अगर ऐसी कोई ताकत है तो ये जो बाढ़ आती है, ये जो भूखमरी होती है, ये जो तूफान आते हैं, ये अगर उसी ईश्वर की वजह से आ रहे हैं तो फिर ईश्वर ऐसे काम क्यों करेगा? ठीक है ना। तो दूसरा वो ये कहते हैं इसका नुकसान ये है कि हम अपनी ताकत के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते। हम सोचते हैं जो होना है वो लिखा हुआ है वही होएगा, जो कि ऐसी बात नहीं है। फिर चाहे वो मतलब डार्विन है, वो न्यूटन है, या दूसरे जो वैज्ञानिक और दर्शन शास्त्री, उन्होंने अब आखिरी पुस्तक उनके हाथ में जब उसको बुलाने आते हैं कि चलो भगत सिंह टाइम हो गया, तो बोला थोड़ी सी देर रुक जाओ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, तो लेनिन की किताब पढ़ रहे। और जहाँ तक उनको वो चैप्टर पढ़ना था, वो पढ़ने के बाद पन्ना मोड़ दिया। उसके बाद कुछ साथियों ने उसके ऊपर जो लिखा है मोड़े हुए पन्ने से आगे, मोड़े हुए पन्ने से आगे, मोड़े हुए, क्योंकि मोड़ा था ना। तो इसी तरह के हैं वो भी, जैसे ये है ना, इसी तरह के पुस्तिकाएं बहुत सारी छपी हैं। नोट भी लिखते थे साथ के साथ, नोट इतने लिखते थे बहुत ज्यादा। तो उनकी जो प्रिजन डायरीज है, जेल डायरी, लिखा हुआ 70% ही बाहर आया होगा, 30 तो रह ही गया होगा। जो रह गया ना वो भी इंग्लैंड की लाइब्रेरी, उनके आर्काइव्स में मौजूद है चीजें अभी भी। तो चमन लाल जी हैं प्रोफेसर, उन्होंने भी बहुत खोज करके अब तो एक आर्काइव दिल्ली के अंदर भी दिल्ली सरकार ने स्थापित करवाया है। उसके अंदर उनकी सबकी और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि शिव वर्मा जी तो बाद में ही गुजरे, वो तो बहुत सालों तक रहे मतलब। और पंडित किशोरी लाल जी भी रहे जो पंजाब में थे, वो C2 के भी लीडर रहे मजदूर आंदोलन के। हम उनसे शिव वर्मा जी से भी मिले हुए और पंडित जी से भी मिले हुए हैं। शिव वर्मा जी के पास हम कानपुर मिलने गए तो अपने हाथ से उन्होंने, स्टोव होता था हवा भरने वाला, चाय बना के पिलाई, चाय बना के पिलाई। बोले बैठो, चारपाई पे बैठ गए, अपने हाथ से चाय बना के पिलाई। और पंडित किशोरी लाल जी भी हमारी यूनिवर्सिटी में आते थे, वो सारी बात बता देते थे जो उनके जीवन की बतौर विद्यार्थी, कि वो कैसी वो ये कहते थे कि भगत सिंह और उनके साथी और तरह के नहीं थे, जैसे तुम हो ऐसे ही थे। तुम हॉस्टल में रह रहे हो, हम भी हॉस्टल में ऐसे ही रहते थे, उनके साथ शरारतें भी करते थे। ये सारी बात वो बताते थे कि भी कैसी कैसी
शरारतें वो करते थे। तो बोला मैं तो, वो छोटे कद के थे जी। तो वो किशोरी लाल बोले कि भाई मेरे को ना यूँ लगता था भाई भगत सिंह और कमाल के आदमी जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, क्रांतिकारी और बड़ा साहस और बहादुर हैं, ये मेरे को भी मिला ले तो ठीक हो जाए। तो बोला मैं एक दिन मौका सा देख के, भगत सिंह अपने कमरे में अकेला था, मैं वहाँ चला गया। तो बोला मैंने उनको ये कहा मेरे को भी तुम शामिल कर लो अपने संगठन में। तो भगत सिंह ने ये कहा यार तू छोटा सा तो है, हमें कहीं फंसवा देगा। तो बोला मेरे को निराशा हुई। बोला फिर मैंने एक बात कही, भगत सिंह जब कोई भी इमारत बनती है सबसे नीचे क्या लगता है? बोला बड़ा पत्थर, फिर बोला छोटा पत्थर, फिर उसके बाद बोला ईंट लगती हैं, और फिर बोला ईंटें लगती चली जाती हैं। बोला फिर तो बोला मैंने उनको ये कहा भगत सिंह को, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ छोटी ईंट की जरूरत पड़ती है बीच में, वहाँ और कुछ नहीं लग सकता। बोला हाँ। बोला ऐसी जगह पे काम आ जाऊंगा। बोला भाई तू आदमी तो काम का है, चल ठीक है। बोला उन्होंने मेरे को साथ ले लिया। मतलब तो ये जो उनकी एसोसिएशन थी ना, मतलब वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और जो नौजवान भारत सभा जो बनी थी, नौजवान भारत सभा बनी 1926 में, अब 100 साल हो गए नौजवान भारत सभा को बने। और वो बनी थी पहले 1913 में, गदर पार्टी बनी थी। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में करतार सिंह सराभा जी ने, करतार सिंह सराभा जिसमें नौजवान थे, उसमें उसकी निरंतरता में आगे बढ़ी है ये वैचारिक लड़ाई। इसलिए जो सोशलिस्ट शब्द शुरू में नहीं था, बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नाम जोड़ा गया कहीं पे। सोशलिस्ट इसीलिए जोड़ा गया, और इसी वजह से वो सोशलिस्ट हमारे संविधान में भी है। ये अलग बात है कि वो सोशलिज्म के बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहे हैं हमारे शासक जो हैं आज के, परंतु हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि उनका स्पष्ट जो उद्देश्य था वो एक समाजवादी समाज की स्थापना करना था, जिसके अंदर समानता हो, और उसी तरीके के लेख और विचार और उनके जो साथी बाद तक भी जो रहे। मतलब अब जैसे मान लो पंडित किशोरी लाल जी थे, तो उनको काला पानी हो गया क्योंकि उम्र कम थी, तो काला पानी भेज दिया उनको, या शिव वर्मा जी को काला पानी भेज दिया उनको। तो उन्होंने बहुत लिखा, यशपाल ने भी बहुत लिखा। तो वो जो विरासत है वो आज भी मतलब एक वामपंथी विरासत की तरह से, क्योंकि हमें, चलो कई लोग इस तरह इसको प्रस्तुति करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो हिस्सेदारी है आज़ादी के आंदोलन में, उसको, और जो दूसरी धाराएं हैं आज़ादी की, मान लो कांग्रेस की एक धारा है या गांधी जी की एक धारा है, तो उनको एक दूसरे के विपरीत खड़ा करने की कोशिश करते हैं। असल में ना ये सारी धाराएं अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, और फिर एक मुख्य धारा बनती है। तो उसके अंदर चाहे वो ऐसे योग आंदोलन था या सत्याग्रह थे या भारत छोड़ो का आंदोलन था, मकसद एक ही था। मकसद के अलावा वो भी मासिस को ही अराउज करने का था, लोगों को जागरूक करके ये उनके अंदर चेतना पैदा करनी जरूरी थी कि जनता को खड़ा करके मैदान में उतारे बिना वो किसान और मजदूर जिनके लिए उसकी ज़रूरत है, अगर वो नहीं उठेंगे तो आज़ादी नहीं आ सकती। 1857 के बाद भी आप देखो ना कितने 90 साल और लगे, छोटी बात नहीं है। तो ये जो विचारधारा की जो ताकत है, मतलब वो तब तक रहेगी जब तक वो परिस्थितियाँ गैर बराबरी की है, या जब तक वो साम्राज्यवाद का दबदबा और वर्चस्व और उसकी जो बुलिंग के जो तौर तरीके हैं वो वास्तव में तो इस पूंजी पर टिकी हुई व्यवस्था का ही संकट है। वो सही बात है। ऐसे ही नहीं, मतलब आप सोच के भाई अमेरिका को दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने की फौज और मतलब अस्त्र शस्त्र की वजह से क्यों ज़रूरत है?
अगर देखा जाए तो जब एक यूएनओ है चीज़, आज वो क्यों निष्प्रभावी हो गई? खत्म हो गया जी। ये पक्की बात है कि वो क्योंकि उस व्यवस्था का जो अंतर्निहित संकट है, इनहेरेंट जो क्राइसिस है, उससे उबरने के लिए वो दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और वो देश उनके संकट की कीमत अदा कर रहे हैं करने को मतलब मजबूर है, अभिशप्त है, हम ये कह सकते हैं। तो ये जो समाज परिवर्तन का जो प्रक्रिया है उसकी बारीकियों को तो वैचारिक जो एक आप कह सकते हो कि जो वैचारिक विमर्श है उसी से समझ सकते हैं ना। तो अगर हम मान लो अंधविश्वास में बैठ के, जैसा कि उनकी कोशिश रहती है कि लोगों को अंधेरे में रखा जाए, या ये लगा लो कि उनको, अब उन्होंने एक लेख लिखा है दो लेखों की चर्चा करना जरूरी है। एक लेख लिखा सांप्रदायिक दंगों का इलाज, भगत सिंह का ही लिखा हुआ है कि ये जो हिंदू मुसलमान करके और वो ये भी कहते हैं कि इसमें मीडिया की बहुत घटिया भूमिका है। मतलब मीडिया तब से ऐसा है? तब से वो कह रहे हैं कि बहुत घटिया भूमिका है मीडिया की। वो किसी चीज़ को इस तरह से पेश करेंगे कि वो ना भी होगी तो भी उसको घटना बना देंगे और बड़ी घटना के रूप में पेश करेंगे ताकि लोगों के अंदर ना भावनाएं जाग कर वो आपस में टकरा जाएं। ये वो हालांकि भगत सिंह खुद एडिटर भी रहे। कीर्ति अखबार जो है, कीर्ति अखबार, वहाँ पे एक्चुअली तब भारतीय जो लोग थे उनका अखबार निकालना वो एक मिशनरी काम नहीं था आज़ादी के लिए। अपने तो गांव तक में निकालते थे। बोल्शेविक अखबार, उस दिन मांगराम वत्स की आपने जो चर्चा करी, तो अखबार निकालने को वो बहुत ही बड़ा महत्व देते थे, जबकि उस टाइम आसान नहीं था अखबार निकालना। साइक्लो स्टाइल टाइप में ऐसे कर महंगा भी पड़ता था, महंगा, और छिपा के डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता था, कैसे कैसे साइकिलों पे जाके या किस तरीके से, लेकिन वो वैचारिक मजबूती। दूसरा जो लेख उनका है वो है नौजवानों के नाम संदेश के राजनीति सीखनी क्यों जरूरी है। अभी क्योंकि राजनीतिक शब्द तो बाद में बहुत बदनाम कर दिया गया ना जानबूझ के, जैसे बहुत गंदी चीज होती है। मतलब नहीं, अब लोग ऐसे आ गए कि लगता है गंदी चीज है, मतलब लोगों से राजनीति देखी जा रही है। वो गंदी राजनीति के लोगों ने ये परसेप्शन बना दिया, परसेप्शन धारणा बना दी लोगों की, पॉपुलर परसेप्शन। उनको देख के लगता भी है जी ये मतलब नहीं, निश्चित रूप से लगता है। मतलब मैं एक बार हिसार था तो एक लड़की ने मेरे को कहा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो ये सामाजिक काम करता हूँ, राजनीतिक काम करता हूँ। बोली सर क्या राजनीति गंदी चीज़ नहीं होती? मैंने कहा दोनों तरह की होती है, अच्छी राजनीति भी है और गंदी राजनीति भी है। तो जैसे कावड़ पीरती से एक उदाहरण देते थे, वो कहते थे जो चाकू है, चाकू जिससे हम सब्जी काटते, अगर ये चाकू एक गुंडे के हाथ में हो तो पेट में घुसा के जान ले लेता है, और यही चाकू डॉक्टर के हाथ में होता है तो वो पेट को चीर के बीमारी दूर करके बंदे को ठीक करके जान बचा देता है। चाकू वही है। इसी तरह से अच्छी राजनीति भी है और खराब राजनीति भी है। आम जनता के जो हित की अच्छी राजनीति है, हो सकता है वो कमजोर हो तो मजबूत करनी पड़ेगी। सही बात। जो चीज़ हमारे काम आनी है उसको तो मजबूत करेंगे ना, कमजोर अपनी जगह होगी। लेकिन मजबूत जो गंदी राजनीति अगर ठाडी है तो उसको कमजोर करना जरूरी है, नहीं तो वो और भी ज़्यादा हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाएगी। तो मैं एक उदाहरण देते थे, भाई मान लो कोई किसी के घर, गरीब घर में एक गाय है और वो कोई 2-2.5 किलो मान लो दूध दे देती है, कमज़ोर भी है, थोड़ा ही दूध देती है, ज़्यादा महंगी गाय दूध देने वाली खरीद नहीं सकते या भैंस नहीं खरीद सकते, तो उस गाय की सेवा करनी पड़ेगी ना, ताकि वो जितना दूध दे रही उतना भी दे दे, वो जिससे बच्चे और परिवार का पोषण हो जाए। तो इसी तरीके से अपने हक की राजनीति को मजबूत करना, ये जनता में मजबूत होगी तो वहाँ हो जाएगी। तो ऐसे जो मेहनतकश लोग हैं उनकी वर्गों की जो हित की राजनीति है
वो राजनीति केवल उन वर्गों के हित की भी नहीं है, वो आधुनिक समय में समाज को आगे बढ़ाने की एक अनिवार्य शर्त है। अगर वो नहीं होती है तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये पक्की बात है। ये अपने आप ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खून चूसने लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैर बराबरी पैदा होने लग जाएगी। तो उन्होंने ये कहा विद्यार्थियों को और युवाओं को कि राजनीति सीखो, पढ़ो, उस पर बात करो, उससे दूर मत हटो। ये संदेश भी उन्होंने देने की उसमें कोशिश की है। तो हम जब उनको याद करते हैं तो वास्तव में उनकी विचारधारा के साथ उनको जोड़ के देखना चाहिए, ना कि ये है कि भाई एक तस्वीर तो अच्छी लगती है, लोगों के मनों में श्रद्धा भी है, माला भी डाल देते हैं, परंतु वहाँ तक करना पर्याप्त नहीं है ना। हमें उसकी उस विचारधारा को आज की कसौटी के ऊपर लगा के देखना चाहिए कि भाई क्या वास्तव में वो 100% सत्य नहीं है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक नहीं है क्या। ये जितने भी मनाए जा रहे हैं, खेल भी होते हैं, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि उनके नाम से खेल भी करवाए जाते हैं, भाषण प्रतियोगिता हैं, नाटक हैं, यात्राएं निकलती हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं। मतलब आज के युवा के लिए ये बड़ा एक तरह से शक्ति प्रदान करने का तरीका है। जहाँ नशाखोरी और अपराध का इतना ज़्यादा बोलबाला है, तो ये बेरोज़गारी, गरीबी, गैर बराबरी और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए वो हमें प्रेरणा दे सकती है, वो जो विचारधारा है। मतलब इस दृष्टि से हम देखेंगे तभी बात बनेगी, वरना तो वो लोग राजनीति को खराब बता के खुद अपने बच्चों को तो लाते रहेंगे राजनीति में, दूसरों को कहेंगे दूसरों के लिए खराब है, हमारे उनके बच्चों के लिए हाँ कि इसमें मत आना, खराब गंदी चीज़ होती है राजनीति। इस दृष्टिकोण से हमें इसको देखना चाहिए। तो शहीदी दिवस के मौके के ऊपर हमें उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए, और यही चीज़ मैं समझता हूँ अखबार में। अब आप देखो वो जो 1931 का, ये कह रहे हैं ये मार्क्सिस्ट वो नहीं थे, थिंकर नहीं थे, वो ये कह रहे हैं मार्क्सिस्ट रीडर था, थिंकर नहीं था। तो वो मार्क्स को, ग्रामसी को, लेनिन को सबको पढ़ता था, मतलब इसलिए टाइटल वो दिया है। मैंने पूरा फिर ये पढ़ा ना लेख, तब ये पता चला। लेकिन 1931 का जो 24 तारीख का अखबार है, उसमें खबर नहीं है उनकी फांसी पे चढ़ाने की, क्योंकि फांसी पे चढ़ना था 24 को, चढ़ा दिया 23 को। जो लोग कहते हैं ना अंग्रेज बड़े भाई सिद्धांतवादी थे, ये था वो, तो कुछ भी, जो ट्रिब्यूनल बनाया ना, जिस आदमी का, जिस सत्ता का मकसद ही दूसरों का शोषण करके लाभ कमाना, वो कैसे मतलब भला नहीं, जो इनके ऊपर मुकदमा चला रहा था, जो ट्रिब्यूनल बना था जजों का, उसमें आगे अपील का प्रावधान नहीं था। देखो कमाल, स्पेशल प्रोविजन किए गए, स्पेशल प्रोविजन करके ट्रिब्यूनल बनाया, और 23 का उन्होंने लिखा था फांसी पे चढ़ाने का। अब उनको ये भय हो गया कि हो सकता है जेल को लोग बाहर से आके तोड़ के और उनको छुड़वा सकते हैं, इसलिए एक दिन पहले उनको वो फांसी दी गई। मतलब तो ये चीज़ें मैंने वो अखबार फिर देखा जो 1931 का है अखबार, 26 का, जिसमें 25 का है वो, 25 वाले अखबार में इसीलिए छपी है वो। तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हैंग्ड सुर्खी जो है कवर पेज की, वो ऊपर लिखी हुई है। मैंने कहीं पढ़ा था एक्सिक्यूटेड, मतलब उनका अमल में ले आएगा फैसला। हाँ 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 बिल्कुल। खैर दोस्तों, भगत सिंह और उनके साथियों के विचार भारत की भूमि पे तो कभी समाप्त नहीं होने हैं। हाँ, इतना है कि सरकारें जब बदलती हैं तो कुछ सरकारें उनके विचारों के प्रचार प्रसार को महत्व देती हैं और कुछ उनको छिपाने पे महत्व देती हैं। लेकिन ये सच है कि अगर आप अपने बच्चों को भगत सिंह और उनके साथियों की विचारधारा से परिचित करवाएंगे तो 3-4 चीज़ें मैं अच्छा, आपको ध्यान है उनके परिवार का ना रोहतक से भी ताल्लुक रहा है। हाँ बिल्कुल। जो फादर थे सरदार किशन सिंह, वो कई बड़ी मीटिंगों के अंदर रोहतक आए। होता भगत सिंह का खुद रोहतक। अच्छा, भगत सिंह खुद रोहतक आते थे। रोहतक से, हिसार से। वो जब सैंडर्स का वध हुआ, हाँ हाँ, तो वो जाके जिस हवेली में रुके थे अज्ञातवास, वो सेठ साजूराम जी की हवेली थी, उसमें रुके थे वो लोग।
और रोहतक के अंदर तो बम बनने का भी उनका ताल्लुक हमारे से तो हरियाणा से तो काफी उनके कई सारे मिशन में रोहतक के लोग और शामिल लाला हैं। लाजपत राय तो हिसार में ही पंडित थे, वकालत भी लखीराम करते जी थे, थे, उस ये जेल में कामरेड भी मांगेराम लेखराज जी थे, हाँ हाँ ये सब लोग उनके साथी तो थे। हाँ उनके साथी थे। तो वो हमें उस सूत्र को भी जोड़ के और ये देखना चाहिए कि वो कहते हैं ना कि या इलाही वो सूरतें किस देश में बस्तियां हैं, वो सूरतें इसी देश में बस्तियां हैं। ये वो एक उसके अंदर आता है ना। हम एक बार फिर से उनको नमन करते हैं दोस्तों। और या इलाही वो सूरतें किस देश में बस्तियां हैं जिन्हें देख के आँखियां तरसतियां हैं। तो वो सूरतें इसी देश में बस्तियां हैं जिन्हें देखकर आंखें तरसतियां हैं। एक बार फिर से उनको नमन करते हैं और उनके साहित्य से बच्चों को परिचित कराइए। इससे वो एक बेहतर, जिम्मेदार और अपने अधिकारों के प्रति आप कह रहे थे ना 2-3 बातें ध्यान देने की, अभी बोल। हाँ, 2-3 बातें यही हैं सर कि एक तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये हमें भी पढ़ना चाहिए और बच्चों को भी पढ़वाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, राजनीति के विषय में उनके जो विचार थे वो बच्चों को अवगत कराने चाहिए। भगत सिंह को जानने का केवल एकमात्र तरीका है सर कि उनको पढ़ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी का जो सरकारें हैं ये वो धीरे धीरे भगत सिंह को सिलेबस से भी हटा रही हैं। आप ये देखिए, जब मैं पढ़ता था तो भगत सिंह का पूरा चैप्टर था। अब मुझे नहीं लगता 12वीं क्लास तक कोई कहीं भी उनका चैप्टर भी है। तो जब तक पढ़ाएंगे नहीं तो फिर बच्चों को पता कैसे चलेगा। तो बच्चों को साहित्य उपलब्ध कराइए, इससे वो बेहतर, जिम्मेदार और भगत सिंह जैसे। वैसे आजकल एक सोसाइटी में कहावत भी कि भगत सिंह हो जाए पर पड़ोसी के घर में हो जाए। और असली परीक्षा तो ये होती कि मान लो वो 1931 को उनको फांसी नहीं होती और वो आज़ाद भारत में रहे होते, तब मुझे लग रहा है वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा इन सरकारों से संघर्ष कर रहे होते। संघर्ष भी कर रहे होते। और वो इस बात पे बहुत बहस चली थी, बम फेंकने कौन जाएगा। हाँ। और भगत सिंह को वो बाहर रखना चाहते थे। उसने ये कहा मैं बेहतर ढंग से पेश कर पाऊंगा, जो अदालत में भाषण होंगे उन्हीं से तो जागृति आएगी, इसलिए मेरा नाम उसके अंदर डाल के रखो। सही बात है। शुक्रिया सर, आप आए, आपने जी अच्छे विचार। धन्यवाद बहुत बहुत।